अब बच्चों देखो जरा, आप एक काम करो, बड़े आराम से करना है क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो डाउट भी हो सकते हैं और कंफ्यूजन भी हो सकती है। चलिए देखिए, मैंने ये बिल्कुल फ्रेश पेज लिया है, आप भी एक इस तरह का पेज ले लीजिए, बिल्कुल फ्रेश पेज निकालिए और इस फ्रेश पेज के ऊपर सबसे पहले मेरे साथ साथ फॉर्मेट लिखिए, 3 अकाउंट बनाने। तो पहले लिखिए ट्रेडिंग अकाउंट। आप सब जानते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट। स्मॉल लेटर में लिखिए फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, जो कि इस क्वेश्चन में लिखा है कि ये डाटा हमें प्रोवाइड किया गया है कि 31 मार्च 2018 का किया गया। अब आप इस तरह से लाइन कीजिए, ये लीजिए। अब उसके बाद 2 लाइनें छोड़ के आप बनाइए, कैपिटल लेटर में लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल लेटर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्मॉल लेटर में लिखिए फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। थोड़ा सा ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बड़ा बना लेना क्योंकि कई बार इसको ये ज्यादा स्पेस मांगता है। अभी हमारे पास क्वेश्चन थोड़े छोटे हैं तो इसलिए हम अपना काम चला रहे हैं, पर ये इनका लेवल बढ़ जाता है आगे चल। अब यहाँ पे लिखिए बैलेंस शीट, कैपिटल लेटर में BALANCE, बैलेंस शीट। और आप सब जानते हैं कि यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड लिखा होता है, इसके अंदर फॉर द ईयर एंडेड नहीं होता, इसके अंदर होता है एज एट। स्मॉल लेटर में यहाँ पे लिखिए एज एट 31 मार्च 2018। इस तरीके से। अब फर्स्ट क्वेश्चन है तो चलिए यहाँ पे भी लिख लेते हैं वरना हम भूल जाएंगे कि इनमें क्या क्या लिखा जाता है। यहाँ लिखिए पर्टिकुलर अमाउंट, सिमिलरली यहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट। इसमें भी हमें पर्टिकुलर्स और अमाउंट लिखना अलाउड है, तो पर्टिकुलर्स अमाउंट। यहां पर भी पर्टिकुलर्स अमाउंट। सिमिलरली यहां पर आपको याद होगा पर्टिकुलर अमाउंट यहां नहीं लिखते हैं, तो यहां लिखते हैं लायबिलिटीज अमाउंट, यहां लिखते हैं एसेट्स अमाउंट। तो पहले हमें इन चीजों की फॉर्मेट की आदत नहीं है, तो पहले इसको हमने इसकी हैबिट डाली है, उसके हिसाब से हम कर रहे हैं। चलिए अब हम अपना क्वेश्चन देखेंगे बड़े आराम से। आप सबने फॉर्मेट बना लिया है या बना रहे हो अभी? बना लिया सर। तो बना लिया। चलिए अब बड़े आराम से पूरी क्लास मेरे साथ साथ चलेगी और बहुत स्लो करना है क्वेश्चन, कोई स्पीड नहीं दिखानी क्योंकि हम पहला फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। चीजें समझने में टाइम भी ले सकता है, तो किसी बच्चे को अगर ऑब्जेक्शन है तो अपना क्वेश्चन रेज कर सकता है, पर करेंगे आराम से, स्पीड नहीं। चलिए क्वेश्चन में ये देखते हैं कि सबसे पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है। अगर आप देख रहे हैं तो बताओ सबसे पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है? कैपिटल। अब मुझे ये जजमेंट लेनी है कि कैपिटल ट्रेडिंग अकाउंट में आती है, P&L में आती है या बैलेंस शीट में आती है? बैलेंस शीट में। कल हमने फॉर्मेट रख लिया था, मैंने आपको बताया था कि हम ये यूनिवर्सल रूल पढ़ रहे हैं, हर जगह फिक्स कर चुका है एग्जामिनर, तो क्योंकि यूनिवर्सल रूल है तो कैपिटल की जगह बेटे फिक्स है और कैपिटल लिखने का स्टाइल भी फिक्स है। तो एक काम करते हैं, हमें कल याद स्टाइल होगा आपको याद कि ये रही मेरी बैलेंस शीट और बैलेंस शीट में मैं यहाँ लिखूंगा कैपिटल, लेकिन ये डिसाइड हुआ था कि कैपिटल आप इनर कॉलम में लिखेंगे 1 लाख। क्यों लिखेंगे इनर कॉलम में? क्योंकि अगर इसमें ड्राइंग होगी, अभी मैं देखूंगा ड्राइंग है या नहीं, वो अपने आप सामने आएगी, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो ड्राइंग माइनस करेंगे।
और अगर P&L से प्रॉफिट हुआ तो प्लस करेंगे, लॉस होगा तो माइनस। तो कैपिटल अभी आप ऐसे ही लिख के छोड़ दीजिए, बस जब रिजल्ट बाद में निकलेगा तब देख लेंगे कैपिटल क्या है। चलिए, क्या कोई स्टूडेंट कैपिटल को लेके कोई परेशानी है उसको? कैपिटल को लेके कोई परेशानी नहीं है। चलो मेरे बेटे बताओ दूसरा वर्ड क्या लिखा है? क्रेडिटर्स। कोई बच्चा मुझे बता सकता है? कल की क्लास याद करो बेटा, 4 चीजें होती है ट्रायल बैलेंस में, एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम। बताओ क्रेडिटर को उन 4 में से आप क्या मानते हैं? लायबिलिटी। हाँ बेटा, लायबिलिटी होती है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस शायद कोई बोलने की कोशिश कर रहा था, ये लायबिलिटी होती है। इसीलिए हमने पहले ट्रायल बैलेंस की प्रैक्टिस की दबा के, क्योंकि हम ये पहचानने में गलती करके तो मामला खराब हो जाएगा। तो क्रेडिटर्स ये रहा, देखो बैलेंस शीट, ये लायबिलिटी साइड लिखी हुई है, तो थोड़ी जगह छोड़ के, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट आएगा तो थोड़ी जगह छोड़ के लिखो यहाँ पे क्रेडिटर्स, क्योंकि लायबिलिटी में आता है। और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड ये फिक्स है 12,000। फिर भी कोई स्टूडेंट कह रहा है मैं कंफ्यूज हो गया सर, तो पूछ सकता है। चलिए बताओ बेटा तीसरा वर्ड क्या लिखा हुआ है? रिटर्न आउटपुट। हो सकता है कि बच्चे भूल गए हो, बट मैंने उन्हें याद दिलाया था कि बेटा ये परचेज रिटर्न होता है। परचेज रिटर्न का ही एक और नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। तो बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को इसमें बार बार। तो परचेज रिटर्न बताओ कहां आता है? परचेज रिटर्न कहां आता है? ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए जरा ध्यान से, पहले मैं आपको बता दूं एक बार, कल वाली बात शायद आप भूल गए हो। यहां पर ऐसे आता है परचेज, और क्योंकि ये चीजें फिक्स है बेटे इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। इसमें से माइनस करके दिखाना होता है परचेज रिटर्न। बोलो बेटा ये बात याद है कल आपको फॉर्मेट में? यस सर। तो मुझे अभी परचेज जब सामने आएगी तब मैं परचेज लिख लूंगा। अभी मुझे परचेज रिटर्न बताएगी तो मैं लिखने का स्टाइल अपना थोड़ा ठीक करूंगा। यहाँ पे 5,000 रुपए लिख के छोड़ दीजिए, ऐसे परचेज लिखिए। परचेज के आगे अमाउंट ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप अपने सामने आ जाएगा। आप ज्यादा भटकोगे, ज्यादा शोर बचाओगे, ये आपको कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, जितनी बात हमें बताती है हमने उस पर कॉन्सेंट्रेट किया, उसको कहाँ लिखना है इसको याद किया, और याद करके हमने उसको वहां पे लिख दिया। क्या पूरी बच्चे में से सेटिस्फाइड है कि मैंने परचेज रिटर्न को बिल्कुल सही जगह दिखाया? अच्छा, अब बताओ मेरे बेटे सेल कहाँ आती है? ट्रेडिंग अकाउंट में आती है, पर हमारे स्टाइल है दिखाने का सेल को, तो हम ऐसे लिखेंगे सेल, लेकिन सेल में से माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न, क्योंकि दिखाने का ये फॉर्मेट फिक्स है। तो ठीक है भाई, जब सेल रिटर्न होगी, पता नहीं भी हो क्वेश्चन में, नहीं होगी तो डैश लगा देंगे, पर अभी हमें सेल पता चलिए तो सेल लिख के छोड़ दीजिए। ये बातें आपको समझनी होगी कि जो फॉर्मेट यूनिवर्सल है, जो फॉर्मेट फिक्स किया गया है, हमें उस फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा। इतनी बात आपकी समझ में आ गई तो काम बनना नजर आएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट वर्ड बताओ क्या लिखा हुआ है? बिल्स पेबल। कल भी ये बात शायद उठी थी, बच्चे ने मुझसे पूछा था, तो मैंने उससे एक बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि 2 वर्ड होते हैं बेटे, पेबल, एक होता है रिसीवेबल। पेबल का मतलब है अभी हमने पैसा पे करना है, और रिसीवेबल का मतलब होता है हमने अभी पैसा रिसीव। हाँ, तो बताओ बेटा बिल्स पेबल, हमने पैसा किसी का करना है वापस, तो ये हमारी क्या है? लायबिलिटी। बिल्कुल ठीक वर्ड बोला है, लायबिलिटी ही है। तो हो सकता है आपको थोड़ी परेशानी हो रही हो, क्योंकि भाई नए नए वर्ड सुनने को मिल रहे हैं, पहचानना सिखा रहा है अकाउंट आपको, तो परेशानी तो है, जायज है बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन, लेकिन प्रैक्टिस से जाती है। जैसे हमने कल प्रैक्टिस की तो हमें कुछ कुछ समझ में आया। हो सकता है कल की क्लास का बच्चों को 50 या 70% समझ में आया हो, लेकिन 50-70 तो पक्का आया होगा, और बाकी जब वो रिवीजन करेगा, पैटर्न करेगा, इन क्वेश्चंस वगैरह करते 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 कब आपको चीजें याद हो जाएंगी आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा बोले मैं आज एक दिन बैठ के इसे प्रैक्टिस कर लूंगा और रट लूंगा, एक दिन में ये रटने वाली चीजें नहीं है, ना ये दिमाग में बैठेंगी, पर प्रैक्टिस से ये बातें समझ में आती है। तो मैं बिल्स पेबल को लायबिलिटी मानता हूं, और अगर ये लायबिलिटी है तो ये बैलेंस शीट में आएगा। तो चलो बेटे बैलेंस शीट में हम यहां दिखा देते हैं बिल्स पेबल। बिल्स पेबल अमाउंट दिखाइए 5,000, 5,000। चलो मेरे बच्चे नेक्स्ट दो बेटे क्या लिखा हुआ है? प्लांट एंड मशीनरी। आप बताओ प्लांट एंड मशीन, हाँ बिल्कुल सही, एसेट्स है। अगर ये एसेट्स है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में यहां पे लिखिए प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीनरी, और अमाउंट लिखिए 40,000, 40,000।
चलो मेरे बच्चे बताओ नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है? सन्ड्री डेटर्स। मुझे लगता है मेरे सारे बच्चे जानते होंगे कि हमारी एसेट्स है, हमने पैसा लेना है बहुत सारे लोगों से, तो सन्ड्री डेटर हमारी एसेट्स होती है। तो यहां लिखिए सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर, अमाउंट लिखिए 24,000। चलिए नेक्स्ट तो मेरे बेटे क्या लिखा है? ड्राइंग। आप जानते हैं ड्राइंग की जगह पहले से कहीं फिक्स हो चुकी है, कहां पर है बताओ वो जगह फिक्स? बैलेंस शीट। देखो हमने पहले से लिख के छोड़ा भी हुआ, अगर ना होता ड्राइंग तो मैं अभी डैश लगा देता, लेकिन भैया पहले सब कुछ एक्ट में अपनी जगह पे कानून ने लिखा हुआ है, तो हम उठा के 10,000 रुपए यहाँ ड्राइंग के लिख देते हैं, खत्म बात। वो बात भी सही है कि ओनर ने इतना पैसा लेकर आया था, इतना निकाल लिया, हाथ क्या उसका हिसाब कर देंगे। चलो मेरे बच्चे नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? परचेजेस। तो मेरे बच्चे ये कहाँ आता है? ट्रेडिंग अकाउंट। अब देखो हमने पहले से ही इसकी जगह फिक्स कर रखी, कहीं उधर उधर भागने की हमें जरूरत ही नहीं है भाई, पता है हमें कहाँ कौन सी चीज दिखानी है। तो यहाँ बेटे मेरे बच्चे देखो इधर 1,05,000 रुपए ऐसे दिखाया। अब इसमें लगे हाथ एक काम कर दो, 1,05,000 का माल खरीदा था, 5,000 का माल वापस कर दिया, इसका मतलब नेट हमने 1,00,000 का माल हमने खरीदा है, ऐसा दिखाना है, इसको बोलते हैं नेट परचेज। यस सर, फ्रीज हो गई। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? सर फ्रीज हो गए। फ्रीज हो गया, ओके कोई बात नहीं, सर एक बार रिपीट कर दो। कोई बात नहीं, मैं अभी रिपीट कर देता हूँ। परचेज रिटर्न की जगह हमारे पास परचेज हमारे पास 1,05,000 रुपए का था, इसमें से हमने 5,000 का माल रिटर्न कर दिया, तो इसका मतलब नेट हमने कितने का माल खरीदा? 1,00,000 रुपए का। कोई खरीदा तो इतना था, इतना वापस कर दिया, तो परचेज हमारे पास कितने की बची? 1,00,000 रुपए की। बात खत्म। एनी कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। चलो मेरे बेटे अब बताओ नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है? रिटर्न इनवर्ड। अब आप नहीं पहचान पाओगे, लेकिन ये सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न। ये नाम आप जितना जल्दी याद कर लो उतना अच्छा है, वरना ये हमें पूरी बुक में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं। सेल रिटर्न की जगह हमारे पास पहले से ही फिक्स है, ट्रेडिंग में दिख रहा होगा आपको, ये रही सेल्स रिटर्न 3,000। तो 1,64,000 का माल हमने बेचा था, 3,000 रुपए का माल वापस आ गया, 1,61,000 यहाँ दिखा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आइए वेजेस। तो मुझे बता सकता है कि वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट, सही बात बोली आपने कि सर वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ लिखो वेजेस। डायरेक्ट एक्सपेंस वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, वेजेस लिखिए, अमाउंट लिखिए 50,000 रुपीज। चलिए बेटा बैंक बताओ क्या है? जो पैसा हमारा एसेट्स है, बिल्कुल ठीक बात है, बैंक हमारी एसेट्स। देखिए मुझे कोई बच्चा ऐसा ना हो जिसे जवाब ना आता हो और वो चुप बैठा रहे, उसे बोलना, जो जिसे जवाब आता है वो नहीं बोल रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे पता है। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा चुप बैठा है जिसे पता नहीं और वो सेटिस्फाई नहीं है, तो प्लीज वो नुकसान उठा जाएगा, इसलिए उसको बोलना बहुत जरूरी है। अगर कोई बच्चा सेटिस्फाइड ना हो कि सर बैंक एसेट्स क्यों है या व्हाटएवर, कोई भी उसका अपना क्वेश्चन हो सकता है, तो मेरी रिक्वेस्ट है बेटा आप क्वेश्चन जरूर पूछें, अदरवाइज आप वीकनेस दबाओगे तो फिर इस चैप्टर में वीक रहेगा तो बड़ी परेशानी हो जाएगी हमारे लिए। तो बैंक हमारी एसेट्स होता है, जो पैसा बैंक बैलेंस है वो एसेट्स है। तो चलिए बेटा इसको यहां पर आराम से दिखाते हैं, बैलेंस शीट में एसेट साइड में बैंक। तो बैंक में पैसा पड़ा है 10,000 रुपए। चलो मेरे बेटे रिपेयर को आप लोग, हाँ बोलो बेटा। तो यहाँ पे हमने अकाउंट से ही लिखा है उसमें साथ में, मतलब जैसे बैंक चाहे अकाउंट, तो आप बैंक अकाउंट लिख सकते हैं, या चाहे तो बैंक नेसेसरी तो नहीं है। नहीं, नेसेसरी कुछ नहीं है ऐसे। ये चैप्टर बेटा फाइनल अकाउंट है, इससे हम रिपोर्ट निकाल रहे हैं, हम अकाउंट बना नहीं रहे हैं, ये हमको अकाउंट के बैलेंस है, ये ट्रायल बैलेंस है इस टाइम हमारे सामने, राइट। आपको शायद याद हो ये बात बेटे कि ट्रायल बैलेंस के अंदर सारे बैलेंस कैरिड डाउन होते हैं, शायद याद हो ये बात। तो ये सब बैलेंस के अमाउंट है, तो कोई जरूरी नहीं है आप अकाउंट लिखें तो भी ठीक है, तो कोई ऐसे इशू नहीं, अकाउंट लिखे तो ज्यादा अच्छा है। चलिए बेटे बच्चों बताओ नेक्स्ट बैंक के बाद क्या लिखा हुआ है? ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग है। अच्छा पहले मेरी बात सुनो, रिपेयर एक्सपेंस है, ये पूरी क्लास मानती है? यस सर। अब मुझे इतना बता दो, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। अच्छा जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर ये जो है ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो मुझे ये बताओ कि क्या ये देखो इसमें शायद आपके सामने या लिस्ट में नाम दिख रहे होंगे आपको, ये कुछ नाम दिख रहे हैं, इनमें बताओ रिपेयर कहाँ लिखा हुआ है? इनमें बताओ रिपेयर एक्सपेंसेस के अंदर कवर नहीं होता। ये देखो बेटा अभी भी लिखा हुआ है, मैंने क्या ये इन्वर्टेड कॉमा में लिख के क्या बोला था, क्या वर्ड यूज करना पड़ेगा? अगर ये फैक्ट्री रिपेयर बोल दे
तो मैं डायरेक्ट एक्सपेंस मानने को तैयार हो जाऊंगा। ठीक है। कल मैं बता रहा था ये बात कि फैक्ट्री वर्ड यूज करते ही डायरेक्ट हो जाएगा, पर इसने ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं किया। तो हमें अपने दिमाग को सेट करना पड़ेगा कि इनमें नाम होना चाहिए साथ के अंदर। अब रिपेयर मुझे लगता नहीं कि इनमें नाम है, इसलिए जो बच्चे ये कह रहे हैं कि जो रिपेयर है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो बिल्कुल ठीक होता है। तो चलिए बेटा, अगर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो बताओ कहाँ आना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस तो अकाउंट। चलिए P&L में दिखाइए रिपेयर। सर एक लाइन छोड़ के नहीं लिखेंगे? नहीं, लाइन छोड़ने की वैसे कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना? सर यहाँ पे तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट है वो आएगा ना। ग्रॉस लॉस नहीं लॉस लिखते? आएगा। अरे प्रॉफिट वो अभी आप लिखो, अभी तो बेटे आप सिर्फ लिखते रहो, ठीक है? रिपेयर 500। चलिए नेक्स्ट पर ये स्टॉक लिखा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर एक डेट लिखी है 1 अप्रैल 2017। ये बताओ ये जो डेट है, ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर की है, ये एंड ऑफ द ईयर की है? एंड ऑफ द ईयर। बिगिनिंग ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर की डेट, एंड ऑफ द ईयर की डेट 31 मार्च 2018 है। हाँ सर, ओपनिंग हो गई। ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है पता है आपको? सर ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। ये रहा, इसकी जगह हमने पहले से देखो यहाँ छोड़ी हुई है, मैंने पहली जगह छोड़ी है, तो यहाँ लिखिए ओपनिंग स्टॉक और इसका अमाउंट लिखिए। एसेट में क्यों नहीं आएगा? अभी बेटे बताता हूँ, एसेट्स में वो आता है जो हमारे पास आज है। ये स्टॉक वो था जो साल के बिगनिंग में था। इधर देखो बेटे, आपने ये डेट बताओ, कौन सी डेट लिखी है बताओ? ये डेट पढ़ पा रहे हो आप? कौन सी डेट है ये? 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 को मेरे गोडाउन में जो स्टॉक पड़ा होगा वो मेरी एसेट्स भी होगा, जो मेरे पास 31 मार्च को पड़ा होगा। ईयर एंडेड, ये आपको क्या बता रहा है? 31 मार्च 2018 की पोजीशन बता रहा है। आप देखो इधर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में बताओ आपने ये डेट क्या लिखी है? 31 मार्च 2018। ये सारी चीजें आपके पास शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है बेटे, ये सारी की सारी चीजें आपके पास 31 मार्च 2018 की है। तो 31 मार्च 2018 को अगर कोई स्टॉक मेरे सामने आ गया तो मैं जरूर उसको यहाँ पे दिखाऊंगा, पर ये पिछले साल का स्टॉक हमारे पास है, वो यहाँ नहीं आएगा। यानी कि अगर कोई बच्चा मेरी बात नहीं समझ पा रहा है, मेरी वॉइस क्लियर आ रही सबको? कोई दिक्कत तो नहीं? यस। यानी कि अभी आप इतना समझ लीजिए कि ओपनिंग स्टॉक सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा और कहीं भी नहीं आएगा। और अभी 2 मिनट रुकिए आप, मैं आपको उसका लॉजिक भी समझाऊंगा कि क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स में क्यों आता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन अभी पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके सामने वर्ड आ रहा है रेंट। चलिए बताइए। हाँ, रेंट डायरेक्ट एक्सपेंस। यस, बिल्कुल ठीक बात है। रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो चलिए P&L में दिखाते हैं रेंट। अमाउंट लिखिए बेटा इसका 4000। आइए नेक्स्ट। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कौन सा? डायरेक्ट एक्सपेंस। बिल्कुल ठीक है, कल हमने नाम रटे थे, उनमें एक नाम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी था। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 8000। चलिए बेटा, नेक्स्ट लिखा हुआ मिसलेनियस एक्सपेंस। ये वर्ड आप लोगों के मैंने MISC लिखा हुआ है। हाँ, एक मिनट, ये पूरा लिखना चाहिए था उसको मिसलेनियस, पर हमारे अकाउंटेंसी में शॉर्ट टर्म यूज की जाती है। तो मिसलेनियस एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट में नहीं आता। तो मिसलेनियस एक्सपेंस में यहां लिखा बैड डेट। बताइए कौन सा एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट। हाँ, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। चलो मेरे बेटे, कैरेज लिखा हुआ है। अरे तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो गई। इनडायरेक्ट। नहीं, पहले बात सुनो। आपको एक बात समझनी होगी। क्या? देखो इधर ध्यान से, आपको एक बात ये समझनी होगी कि सर देखो 2 वर्ड होते हैं। एक वर्ड होता है कैरेज इनवर्ड, और एक वर्ड होता है कैरेज आउटवर्ड। किसी दिन इस पर डिटेल में बात करूंगा कि इनवर्ड का मतलब क्या होता है, आउटवर्ड का मतलब क्या होता है। अकाउंट ये कहता है कि बोथ आर एक्सपेंसेस, दोनों ही एक्सपेंस। फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस।
यानी कि अगर इनवर्ड लिखा है तो ट्रेडिंग में आएगा, अगर आउटवर्ड लिखा है तो P&L में आएगा। अब पॉइंट ये उठा कि 11th क्लास के अंदर जो राइटर की बुक है या जो हमारे स्कूल का ट्रेंड है, उसमें ये कहा गया कि सर मान लो अगर सिर्फ कैरेज लिखा हुआ है, जैसा कि इस क्वेश्चन में हमारे साथ हुआ भी कि सर ये तो सिर्फ कैरेज लिखा हुआ है, ना इसके साथ इनवर्ड लिखा है ना इसके साथ आउटवर्ड लिखा है, तो 11th क्लास में क्या एजम्पशन है? तो 11th क्लास में ये कहा गया कि अगर साइलेंट होगा तो हम इसको इनवर्ड मान लेंगे। ये 11th क्लास में एजम्पशन पूरी बुक में चलेगी आपकी, कहीं भी कैरेज लिखा है, इनवर्ड आउटवर्ड कुछ भी नहीं लिखा, तो मेरे बच्चे आप इनवर्ड मानोगे। तो बताओ फिर अगर आपने इसको इनवर्ड मान लिया तो ये कौन सा एक्सपेंस है? डायरेक्ट। डायरेक्ट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में ले चलो बेटा आप। ट्रेडिंग अकाउंट में यहां लिखते हैं, मेरे पास जगह कम पड़ गई, कैरेज इनवर्ड, इसने डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ ज्यादा दे दिए 1500। चलो मेरे बच्चे, फ्यूल एंड पावर भी मेरे ख्याल से आप सब पहचान गए होंगे, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, फ्यूल एंड पावर। तो फ्यूल एंड पावर ये अमाउंट लिखते हैं 1000। चलिए क्वेश्चन हो गया खत्म। यानी कि ये समझिए कि जो ट्रायल बैलेंस के अंदर चीजें होती हैं वो इसने आपको बता दी, लेकिन एक चीज देख रहे हो आपकी, इसने बाहर लिखा है 1 क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 14,500। और शायद आपको ये चीज थोड़ी अजीब लग रही हो कि इसने क्लोजिंग स्टॉक को बाहर क्यों लिखा। ये चाहता तो इसने ओपनिंग स्टॉक जैसे अंदर लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक को इसने बाहर क्यों लिखा? और सबसे बड़ी बात, बाहर लिखने का मतलब क्या होता है? क्योंकि बाहर अभी तो इसने एक चीज लिखी है, आप भी अब थोड़े टाइम रुक जाइए, 2-3 महीने रुक जाइए, ये चैप्टर फिर से सामने आएगा और ये इसके बाहर बहुत सारी चीजें लिखने वाला होगा। अभी तो अगले ईयर का ओपनिंग स्टॉक होगा क्या पता? हाँ बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन पॉइंट ये रेज होता है कि इसका मतलब क्या है बाहर लिखने का, इसे ट्रायल बैलेंस में इसने क्यों नहीं लिखा? वजह ये है, मैं आपको थोड़ा सा तसल्ली से समझाता हूँ, 2 मिनट इधर देखिए और पूरा कॉन्सेंट्रेट करके मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या बता रहा हूं। देखो बेटा, आराम से सुनिए मेरी बात। मान लो बेटा ये ट्रायल बैलेंस है, राइट, और मैं एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं। ट्रायल बैलेंस में आप सब जानते हैं परचेज डेबिट में आएगा, क्यों? क्योंकि एक्सपेंस है। मान लो मैंने 1000 एसी खरीदे, राइट, एक एसी 10 रुपए का था, तो परचेज का अमाउंट यहां पे 10,000 रुपए आएगा डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है। अब इसमें से 800 एयर कंडीशन बिक गए, उससे 800 एसी बिक गए, एक एसी 15 रुपए का बिका, तो 12,000। राइट राइट मेरे बच्चों? यस सर। मुझे इतना बताओ कितने एसी अभी भी बच गए? 2000। तो 200। जो 200 एसी मेरे पास बच गए, शायद इसको क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, हाँ या ना? यस सर। यस सर। सर वो नेक्स्ट ईयर के लिए। बस एक बात पूछूंगा, मुझे इतना सोच समझ के बताना, ये 200 ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है या नहीं? सर यही वजह है कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। क्लोजिंग स्टॉक कभी ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। क्यों? कह रहे सर वो ऑलरेडी परचेज के अंदर से तो बचा हुआ होता है। परचेज आप ऑलरेडी, अगर मैंने ये 200 एसी फिर से दिखा दिए इसके अंदर, तो बताओ ये डबल काउंटिंग नहीं हो जाएगी? यस सर। तो पहले लॉजिक समझो कि भाई क्लोजिंग स्टॉक कौन सा वीआईपी है, ये क्यों नहीं आया ट्रायल बैलेंस के अंदर? कह रहे सर ये आपको कभी दिखेगा भी नहीं, ये बेचारा ट्रायल बैलेंस से बाहर ही मिलेगा आपको। वजह मैंने आपको बता दी कि क्यों बाहर मिलता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं सर, करना क्या है ये बताओ। तो मैंने कहा एक बात को आज मेरे कहने पे मान ले, वरना 11th क्लास में जब तू धाकड़ पढ़ रहा होगा तब ये बात को तुमको समझ में आई जाएगी। जो चीज ट्रायल बैलेंस के बाहर मिलेगी, यहां जैसे 1, कह रहे सर वो चीजें हमेशा 2 बार आएगी, 2 साइड इफेक्ट। हमने अब ये क्या नोटंकी है? कह रहे सर नोटंकी नहीं है,
मैं आपको समझाता हूं ये क्या है इसका। ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई चीजें कैसे पहुंची, एक बार बच्चों को याद दिलाओ। हमने आप दिलाओ तो याद कह रहा, चलो मैं याद दिलाता हूं। ट्रायल बैलेंस में कोई चीज अगर आती है तो एक लंबा सफर तय करके आती है। कैसे? पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से जर्नल एंट्री होती है। जब बेटा आप जर्नल एंट्री करते हो तो एक अमाउंट को डेबिट करते हो और एक अमाउंट को क्रेडिट, मतलब अगर 200 रुपए को आपने डेबिट किया तो 200 को ही आप क्रेडिट करते हो। फिर इनसे लेजर बनते हैं, फिर लेजर से आप बनाते हो क्लोज करके ट्रायल बैलेंस। तो ये बताओ ट्रायल बैलेंस का टोटल क्यों मैच करता है? कह रहे सर इसीलिए तो मैच करता है कि डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है, एक आइटम को आप डेबिट करते हो, एक क्रेडिट करते हो, तभी तो मैच करता है। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जितनी भी चीजें होती है वो 2 बार दिखाई जा चुकी होती है, वो टू साइड इफेक्ट्स के थ्रू ही आती है। और जो चीजें ट्रायल बैलेंस के बाहर होती है वो ट्रांजैक्शन है। ये जो चीज एक बच्ची कहता है सर ये एक तरीके हम ट्रांजैक्शन मानते हैं, इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो हमें इसके साथ भी डेबिट क्रेडिट वाला रूल फॉलो करना पड़ जाएगा और 2 साइड इफेक्ट देखो। हालांकि इसकी जनरल एंट्री नहीं मुझे करनी, वरना मुझे अभी उसको सिखाना मुझे आपको, पर इसके 2 साइड इफेक्ट आएंगे। तो हमने वो इसके 2 साइड इफेक्ट क्या आएंगे, कहां कहां आएगा? कह रहे यही बात बच्चों को समझाओ कि देखो बेटा एक तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा और कल आपने बात रट ली थी कि यहाँ पे आता है क्लोजिंग स्टॉक। याद है मेरे बच्चों आपको? Yes, sir. Yes. और अपने बच्चों को सिखाओ कि एक ये बैलेंस शीट में आएगा एसेट्स, एसेट्स के अंदर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। यानी कि स्टूडेंट को आज ये बात रटनी पड़ेगी कि क्लोजिंग स्टॉक अकेलेता ऐसा होता है। आपने ट्रायल बैलेंस में जितनी भी चीजें देखी एक ही बार दिखाई, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं है, वो बाहर है, तो उसमें 2 साइड इफेक्ट है। तो क्या करें? तो करना कुछ नहीं है, आप क्वेश्चन में वापस आ जाइए। क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है? क्लोजिंग स्टॉक है 14,500। तो बेटा एक तो क्लोजिंग स्टॉक यहां लिखो 14,500 और एक क्लोजिंग स्टॉक यहां बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखो 14,500। और अब मेरे ख्याल से सारे अकाउंट हो गए हमारे पास क्लोज, अब कोई इंफॉर्मेशन नहीं बची है। अब क्या करना है उसके ऊपर बात करते हैं। आओ बेटा सबसे पहले तो एक काम करो। हाँ बोलो बेटा। सर ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक कौन सी साइड पे आएगा? क्रेडिट बेटा, कल हमने रट लिया था, ये देखो आपके सामने लिखा मैंने, और कल के फॉर्मेट आप ओपन करके देखो मैंने वही लिखवाया हुआ आपको। यस सर। यस सर। चलो बेटा अब एक काम करते हैं, 2 मिनट आप कुछ मत करो, जरा मेरे को देखो मैं क्या करता हूँ। एक लेजर की तरह हमें क्लोज करना होता है जो कल कंफ्यूजन होगी। अब मान इधर का टोटल पहले करके रफ में लिखता हूँ कितना आ रहा है। तो 1,61,000 प्लस 14,500, इधर का मैंने टोटल किया तो ये टोटल आ रहा है 1,75,500। रफ में इसलिए लिखते हैं क्योंकि आपको पता है कि जब मैं इसको क्लोज करूंगा तो रूल ये कहता है कि जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा वो यहाँ लिखा जाएगा। अब मेरे पास यहाँ थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ कर देता हूँ। आप ये मान लो कि मैं यहाँ कर दूंगा तो दिखेगा नहीं आपको क्लियर, तो यहाँ कर देता हूँ। पहले इधर का टोटल करते हैं, इधर का टोटल आ कितना है। तो मैंने टोटल किया तो 20,000 प्लस 1,45,500 प्लस 1,45,500। नहीं, इस साइड का टोटल मेरे ख्याल से आपका आ रहा है सर 1,80,500। हाँ 1,80,500। वो गलती हो गई। नहीं पहले आराम से करना पड़ता है इसलिए मैं चीज दिख रहा था। अब बताओ आपने लेजर पढ़ा है तो रूल क्या कहता है कि ये ज्यादा है या ये ज्यादा है? ये आ जाता है 1,80,000 ज्यादा। इसको दोनों साइड लिख लो 1,80,500। अब इधर का तो 1,80,500 आ ही रहा है, तो यहाँ पे क्या अब बैलेंस, पहले अगर ये लेजर होता हाँ तो मैं इधर लेजर होता तो मैं लिखता बैलेंस कैरिड डाउन, पर ये लेजर थोड़ा ना है। कल ये बात कह दी गई थी कि इधर बचा तो ग्रॉस लॉस लिखना पड़ेगा, ग्रॉस लॉस C/D लिख देना, ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन, क्योंकि ये वहां से जाएगा तो 1 में माइनस करेंगे 1,75,500, 5,000 रुपए का आपको ग्रॉस लॉस हुआ। पहले जरा देखो किस बच्चे को ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करना नहीं है, बिल्कुल लेजर की तरह हो रहा है, कुछ मैंने नया नहीं किया इसके अंदर, लेजर की तरह क्लोज कर रहे हैं, पर बैलेंस कैरी डाउन की जगह हमने ग्रॉस लॉस कैरी डाउन किया।
जो कल कंफ्यूजन हो रही थी बच्चों की, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ग्रॉस लॉस कैसे निकलेगा, शायद वो कंफ्यूजन थोड़ी दूर हुई। सर यहाँ पर हमारा लॉस हो रहा है ना? हाँ बेटा लॉस हो रहा है। अगर इधर का, अब खुद सोचो, खर्चे ज्यादा है बेटे आपके। हाँ। देखो ना आपके खर्चे कितने के हैं, 1,80,500 खर्चे हैं, इधर आपकी इनकम कम आ रही है, सेल कम हुई है, तो इसीलिए लॉस हो रहा है। अगर इधर का टोटल ज्यादा आ रहा होता, इनकम ज्यादा होती, खर्चे कम होते, तो प्रॉफिट हो जाता। क्लियर है मेरे बच्चों? यस यस सर। कोई बच्चा ट्रेडिंग अकाउंट देख के घबरा तो नहीं रहा, कंफ्यूजन तो नहीं उसको? चलिए, आप लोगों की बात सच हो गई कि आपने कहा था सर एक लाइन छोड़ दो यहाँ पर, और मैंने आपका कहना नहीं माना, तो ये मेरी गलती है, मुझे लाइन छोड़नी चाहिए थी। अगर मैं यहाँ लाइन छोड़ता तो यहाँ लिखता ग्रॉस लॉस, पर मैंने लाइन नहीं छोड़ी, तो मैं मजबूरी में ये चीज यहाँ लिख रहा हूँ, ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। पर आप एग्जाम में लाइन जरूर छोड़ना, ये मजबूरी में मैंने इधर लिखा है 5,000 रुपए। मुझे लग रहा था कि इस क्वेश्चन में शायद ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, इसलिए। हाँ बोलो, हाँ बोलो बेटा। फ्रीज हो गए थे। फ्रीज हो गए थे सर। एक्चुअली क्या है बेटा, वो थोड़ा ना जब कभी कभी शायद नेटवर्क लो हो जाता है, तो शायद ये फ्रीज कर देता होगा, पर एनीवे कोई बात नहीं। आप कैलकुलेशन तो समझ रहे हैं, मैं बोल पा रहा हूँ कि ग्रॉस लॉस यहाँ आता है, पर मैंने जगह नहीं छोड़ी, तो गलती हुई मेरी, वो मेरी गलती है, मुझे जगह छोड़नी चाहिए थी, मैंने वो यहाँ लिख दिया। राइट बेटा? कैरी डाउन की जगह ब्रॉट डाउन लिखेंगे ना? हाँ, ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन लिखा है मैंने, B/D। वो मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है। राइट बेटा? इसका टोटल 20,000 हो सर गया। ऊपर आपने कैरी डाउन लिखा है, ऊपर वहीं पे कैरी डाउन ही रहेगा। ये कैरिड है। कैरिड का मतलब होता है इसको आगे ले जाओ, और ब्रॉट डाउन का मतलब होता है हम किसी और अकाउंट से लेकर आए हैं इसको, तो ये ब्रॉट डाउन का मतलब होता है। यहाँ कैरिड डाउन लिखेंगे, यहाँ ब्रॉट डाउन लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो करते कैसे। अब इसे क्लोज करके मैं दिखा रहा हूँ। देखो मेरा क्लोज करने का तरीका आज भी वैसे ही है जैसे आप लेजर करते हो। तो पहले मैंने इधर का टोटल किया, तो इधर का टोटल आ रहा है 0, तो मैंने रफ में लिखा 0। अब इधर का टोटल करता हूँ, तो इधर का टोटल 20,000 सर 20,000 आ रहा। नहीं 18,500 आ रहा है, सही कह रहा है लड़का। सर एक सेकंड। 18,500 आ रहा है। अरे यस सर। तो भाई 18,500 और 0 में से हायर कौन है? ये हायर है, तो भाई ये दोनों में लिखा जाएगा। ये लीजिए, अब इधर का तो 18,500 आ रहा है, इधर बैलेंस बच रहा है, तो क्या बैलेंस कैरी डाउन लिखूं यहां पर? नहीं, नेट लॉस। नेट लॉस। अब ये नेट लॉस कुछ नहीं लिखते हैं। नहीं, इसका कुछ नहीं लिखना, नेट लॉस लिखिए। अब नेट लॉस है, अगर ये प्रॉफिट होता तो भी मालिक का होता, लॉस है तो बेटे इसमें से कैपिटल में से माइनस कर दीजिए। अगर प्रॉफिट होता तो कैपिटल में प्लस कर देता, 18,500। अब ऐसे एक लाइन डालिए, अब ये इसमें से मैंने माइनस किया, तो ये आउटर कॉलम 71,500। एक बार जरा यहां तक मेरे बच्चों तसल्ली करो। इससे बच्चों को कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब ये बताओ मेरे बेटे, इसका नाम ही बैलेंस शीट है। बैलेंस यानी कि जितना टोटल इधर का आ रहा है उतना ही टोटल इधर का भी आना चाहिए, इसमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अगर इसमें डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब हमने कोई गलती की है। सेम आ रहा। तो टोटल करके देखते हैं भाई मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। 88,500। 88,500 और इधर का भी 88,500 आ रहा है। यस सर। अबे झूठ मत बोल देना सर, आ रहा है। चलो मैं भी देख रहा हूं ऊपर। यस 88,500 आ रहा है। ये तो टेक्निकल चैप्टर है, बहुत मजा आता है इस चैप्टर के अंदर। फाइनल अकाउंट अभी हम दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं विदाउट एडजस्टमेंट। कोई एडजस्टमेंट नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन आगे चल के हम एडजस्टमेंट भी पढ़ेंगे। लेकिन पहले हमें ये तो सीख लें कि विदाउट एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, क्या ट्रेडिंग में आता है, क्या P&L में आता है, सॉरी क्या बैलेंस शीट में आता है। ये सब चीजें देखने की हमें पहले आदत डालनी पड़ेगी। अब मैं 2 मिनट के लिए चुप हो रहा हूँ। आपके सामने ये पूरा क्वेश्चन स्टेम है, पूरा आपने कॉपी किया होगा, समझा होगा। आपके सामने क्वेश्चन भी है। आपको लगता है कि ये चीज पूछने लायक बनती है दोबारा, तो बेटा एक बार आप पहले वो पूछो, फिर हम आगे बात करें। सर एक सेकंड, लास्ट पार्ट दिखा दे रजिस्टर का। ये देखिए, ये रही बैलेंस शीट।
सर बोलो बेटा। सर ये जो पीएनएल अकाउंट है, हाँ बच्चे, अगर इसमें मेरा जो ये लॉस वाली साइड है जहाँ पे हमने नेट लॉस लिखा, अगर वो वाला हमारा ज्यादा होता तो हमारा नेट प्रॉफिट हो जाता ना। हाँ बेटा वही तो बात है कि अगर ये साइड का टोटल होता ज्यादा तो ये कम होता, तो यहाँ इधर बचता तो नेट प्रॉफिट। चलिए बच्चे क्लियर है? मैं मानूं कि किसी को कुछ नहीं पूछना है, एक बार दोबारा देख लो, शायद मैं जल्दीबाजी कर रहा हूँ। राइट बेटा, मालूम है? ओके यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड वर्बली डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये आपको होमवर्क में करना है। वर्बली का मतलब ये है कि मैं बस ये पूछूंगा कि बताओ ये कहाँ आएगा, ट्रेडिंग में आएगा, पीएनएल में आएगा, बैलेंस शीट में आएगा, पर हम नेक्स्ट क्लास में फिर से करेंगे, क्योंकि इसे करेंगे तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। आप क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए एक बार, सेकंड पे आइए, सारी टर्म चेक कर लीजिए क्या क्या है इसके अंदर। अगर कोई टर्म ही आपकी समझ में नहीं आ रही है तो फिर उस पर मुझसे बात कीजिए। जैसे कैपिटल क्या होती है, ड्राइंग क्या होती है, सेल, परचेज, स्टॉक। अब आप सारी चीजें समझने लगे, और हमें इन्हीं चीजों की न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करके ही समझा जा सकता है, कोई रटने का सोल्यूशन नहीं है हमारे पास। सर 8% बैंक लोन। सर हाँ बोलो बेटा। सर मशीनरी लिखा है तो मशीनरी हम एसेट्स में डालेंगे या फिर डायरेक्ट एक्सपेंस में? जब बेटा तक अगर मशीनरी लिखा है, मशीन डायरेक्ट एक्सपेंस से मैंने मशीन लिखवाया है। डायरेक्ट एक्सपेंस से मैंने सर वो 7 नाम मैन्युफैक्चरिंग लिखवाए का हैं, 7 नाम लिखवाए हैं, मैन्युफैक्चरिंग उसमें मैंने वो तो लिखवाया नहीं है, तो ये तो मशीनरी है, तो पक्का एसेट्स है आपकी। तो बैंक लोन तो liability में बैंक आएगा। लोन सीधा वर्ड लिखा है लायबिलिटी है। अच्छा मान लो कि बच्चा कंफ्यूज होता है, मैं उसको तरीका बताता हूँ, बहुत बढ़िया तरीका, आज आप करना घर पे, देखो मजा आएगा आपको। आप मुझे ये बताओ बैंक लोन डेबिट में लिखा है या क्रेडिट में लिखा है? क्रेडिट। अब ट्रायल बैलेंस मुझे बताओ, ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट में या तो लायबिलिटी होती है या इनकम? बोलो हाँ है ना? यस सर। Yes. ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में अगर कोई चीज लिखी है या तो वो लायबिलिटी होगी या इनकम, और दुनिया की कोई ताकत उसे बदल नहीं सकती। आप बताओ बैंक लोन को आप लायबिलिटी मानोगे या इनकम? लायबिलिटी। खत्म बात, अपने आप जवाब मिल जाएगा आपको। ये जितनी भी चीजें बेटे जो उसमें बस जितनी भी चीजें इसमें डेबिट में दिख रही है ना आपको, जितनी भी चीज डेबिट में दिख रही है 100% या तो ये एसेट्स है या एक्सपेंस है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर रिटर्न आउटवर्ड पर उसका मतलब परचेज आउटवर्ड होता है ना? परचेज रिटर्न, बिल्कुल परचेज रिटर्न, ओके हाँ। ओके। तो सर ये चलिए, किसमें आएगा? परचेज का उल्टा होता है बेटे, ये परचेज अगर डेबिट में होगी तो परचेज रिटर्न आपको क्रेडिट में मिलेगा, और अगर आपको ट्रेडिंग में दिखाना है तो ट्रेडिंग में कॉम्बो है इसका, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करके दिखाना होता है, जैसे मैंने अभी इस क्वेश्चन में दिखाया था। ऐसे ही अगर आप देखें, ऐसे अगर आप देखें तो सेल में से हम माइनस कर देते हैं सेल्स रिटर्न, इस तरह से। तो सेल और सेल रिटर्न का कॉम्बो हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं बेटे। सर इसका क्या मतलब है 8% का? इसका मतलब ये है मेरे बच्चे कि बैंक से आपने लोन लिया है, बैंक उसके ऊपर 8% इंटरेस्ट लेगा आपसे, वो आपको देना पड़ेगा, पर आपको 8% का अभी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। ओके सर। सर इंश्योरेंस कितना आएगा? इंश्योरेंस बेटा हमारा एक्सपेंस होता है Expense. और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। Any other? तो बैंक लोन लिखेंगे कि 8% 8% बैंक लोन, हमें ये बताना पड़ेगा बैलेंस शीट में जाके कि लोन हमने 8% इंटरेस्ट उठाया, तो 8% बैंक लोन पूरा लिखेंगे। खाली क्वेश्चन 2 करना है होमवर्क में। 8% कैलकुलेट कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ लायबिलिटी में 25,000 लिखने हैं, खत्म बात। सर रेंट भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। बिल्कुल ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है बेटा। तो क्वेश्चन 2 होमवर्क में करना है ना? बिल्कुल होमवर्क में करना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसके नीचे एक एडजस्टमेंट है, और एडजस्टमेंट में क्या लिखा है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक। और ये बात आपको याद रहनी चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक बाहर क्यों मिलता है हमेशा। आप देख रहे हो ऊपर ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच कर रहा है 2,80,500, तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं दिखाया, तो उसे समझा देना हिंदी में कि वो परचेज में इंक्लूड होता है। हाँ है ना? हाँ, परचेज में क्योंकि इंक्लूडेड होता है, अगर उसको ट्रायल बैलेंस में दिखा दिया तो डबल काउंट हो जाएगा वो। इसलिए मैंने आपको एग्जांपल देके सेट किया कि बेटा ये बात कभी मत भूलना। 90% बच्चों को ये पॉइंट नहीं पता होता है क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर क्यों होता है, और नहीं तो मैंने काम करना। समझा दो ये वाला पॉइंट बेटा ये ना एग्जांपल मेरे बच्चे, ये देखो इधर, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, ये देखो इधर,
ये रहा, मैंने ट्रायल बैलेंस परचेज किया 1000 एसी, 1000 एसी 10 का था, ये 800 एसी बिक गए। तो जो क्लोजिंग बचे मेरे पास, वो मेरे बच्चे इसमें इंक्लूड है कि नहीं है? जो 200 स्टॉक बच Yes, गया sir. वो 1000 में ऑलरेडी इंक्लूडेड है बेटे, 1000 में से तो बचा है वो, इसीलिए वो Yes, sir. दोबारा नहीं दिखाते हैं उसके अंदर। आप एक काम करना, आज ना 12th के जो बच्चे पढ़ रहे हो, या 12th पास होके आपके बड़े ब्रदर हो, सिस्टर हो, कॉलेज में पढ़ते हो, उनसे एक छोटा सवाल पूछना, 90% केस में आपको जवाब नहीं मिलेगा। उनसे सिर्फ ये पूछना कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर क्यों दिखाते हैं, उसे ट्रायल बैलेंस भी क्यों नहीं दिखाते। वो दुनिया जान की कहानी सुना देंगे कि कबूतर उड़ा, चिड़िया उड़ गई, कौवा उड़ गया, सब उड़ा देंगे, लेकिन काम की बात नहीं करेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रे में क्यों नहीं आता, इसका जवाब ही देंगे आप। ये कॉमर्स में परेशानी है कि बच्चों को लॉजिक पता होता नहीं है, बस आंसर मैच करने का बड़ा शौक है उनको, आंसर मैच तो कर प्लीज लेते आप हैं। म्यूट कर दो, बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रही है। ओके बेटा, एक मिनट, चलिए। तो मैं इस हिसाब से एक बार इसको देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें किसमें क्या क्या आती है, वो रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे बच्चे आप आओ इधर, कैपिटल कहाँ आएगी बताओ? सर लायबिलिटी। कैपिटल बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आएगी। ड्राइंग भी कैपिटल में से माइनस हो जाएगी। सेल बताओ कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग। परचेज बताओ कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। ये ओपनिंग स्टॉक कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। परचेज रिटर्न कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। कैरेज इनवर्ड कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। वेजेस कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। पावर कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। मशीनरी। बैलेंस शीट। अबे सारी चीजें ट्रेडिंग नहीं बोलनी, मशीनरी एसेट्स होती है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। फर्नीचर कहाँ आएगा? बैलेंस शीट। रेंट कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। वो प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, P&L में आएगा। सैलरी कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट। सैलरी, आराम से करो, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है P&L में। प्रॉफिट एंड लॉस। मैं इसीलिए आपको मौका दे रहा हूँ ताकि बच्चों को सोचने का टाइम मिले। सर वेजेस और सैलरी एक ही बात है? नहीं बेटे, वेजेस हम देते हैं टेम्परेरी वर्कर को, जो लेबर का काम करती है ना, उसको देते हैं हम लोग, और सैलरी हम देते हैं परमानेंट वर्कर को। तो जो हमारे परमानेंट वर्कर होते हैं उनको हम सैलरी बोलते हैं, जिनको हम अपॉइंटमेंट लेटर इशू करते हैं। वेजेस टेम्परेरी वर्कर होते हैं, जब चाहे रखा जब चाहे निकाल दिया, तो उसको हम वेजेस बोलते हैं। तो सर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस? इनडायरेक्ट है, पक्का इनडायरेक्ट है। उसके बाद बताइए इंश्योरेंस हमारा क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड इनडायरेक्ट लॉस एक्सपेंस है, P&L में आएगा। 8% बैंक लोन कहाँ आएगा? एसेट्स। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लायबिलिटी में। अच्छा एक बात मैं पहले ही बोल देता हूँ, मान लो कि कोई बच्चा कंफ्यूज हो गया क्वेश्चन करने से, तो मुझे इमीडिएट व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे कि ये कहाँ आएगा, मैं उसको जवाब दे दूँ, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं क्वेश्चन रुक जाए, आपको करना है अभी क्लास खत्म होने के बाद, अभी करने बैठोगे तो हो भी जाएगा आराम से। और अगर कंफ्यूज हो जाते हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्स मांग सकते हो, मैं आपको दे दूंगा। डेटर बताओ हमारे क्या होते हैं? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। क्रेडिटर हमारे क्या होते हैं? लायबिलिटी। कैश इन हैंड क्या होता है हमारा? कैश इन हैंड सर एसेट। एसेट्स बैलेंस शीट। अच्छा बताओ क्लोजिंग स्टॉक दो बार कहाँ कहाँ आएगा? ट्रेडिंग शीट बैलेंस शीट। अकाउंट और एक तो बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा। तो क्या मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क पे दे दूं? हाँ बोलो बेटा। यस सर। तो मेरे को यही डाउट है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में क्यों आएगा? बेटा मैंने बताया ना, आप सीधी बात समझो, इधर देखो। सर मेरे को ये समझ आ गया कि हम दोनों जगह इसलिए लिखेंगे क्योंकि वो इंक्लूडेड है। नहीं वो बात नहीं है, एक बात देखो, ये आपने माल खरीदा, इतना माल बिक गया, अगर आपका सारा माल बिक गया, एक मिनट, अगर आपका सारा माल बिक गया होता तो फिर क्लोजिंग बचता ही नहीं। अब बिजनेसमैन को ना हमें ये समझाना होता है कैसे कि साल के शुरू में इतना माल था, इतना आपने माल खरीदा, माल खरीदने पे आपने सर आपकी वीडियो फ्रीज हो गई। फ्रीज हो गई, चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वापस हो गई। वापस हो गई। तो मैंने एक स्टोरी बता रहा था कि बिजनेसमैन को हमें सारी चीजें बतानी पड़ती है कि इतना माल हमने ओपनिंग में खरीदा, इतना परचेज किया, इतने डेट पे, इतना बिक गया, इतना बच गया। आप देखिए तो पूरी स्टोरी निकाल ली इस अकाउंट ने प्रॉपर तरीके से अंदर कि कितना साल में गोडाउन में था, कितना इस साल नया खरीदा, व्हाटएवर, अपने लॉजिक है उसके। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लॉजिक और ढंग से बताने की कोशिश करूंगा। तब तक आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है। अगर आपका मैच ना करे तो एक बार मुझे रिस्पॉन्स कर देना कि सर हमारा मैच नहीं किया है, इसका सोल्यूशन बता दो, तो मैं आपको सोल्यूशन डाल दूंगा। लेकिन पहले वो बच्चा अपना सोल्यूशन भेजेगा जिसका मैच नहीं किया, वरना मुझे मालूम है इस ग्रुप में काफी ऐसे बच्चे 2 मिनट में टाइप कर देंगे हमारा मैच नहीं किया जी, सोल्यूशन दे दो।
तो आप पहले भेजेंगे, उसके बाद मैं रिवर्ट करूंगा कि भाई ये आपका है, पर्सनल नंबर पे आपको रिवर्ट करूंगा, ग्रुप में नहीं करूंगा आपको रिवर्ट। तो आप भी पर्सनल नंबर पे पूछना कि सर ये मेरा सोल्यूशन है, आप मुझे सोल्यूशन देंगे, मैं आपको रिवर्ट करूंगा अगर आपका आंसर मैच नहीं करता है तो। ओके बच्चा, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं, इसी क्वेश्चन के साथ कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। Thank हाँ you, बोलो sir. बेटा, बोलो बेटा, बोलो। सर डेबिट क्रेडिट तो होता ही नहीं है। क्या नहीं होता बेटा? डेबिट और क्रेडिट। सर डेबिट इसमें हम क्रेडिट डेबिट और होता क्रेडिट है। लिखते नहीं है ना, नहीं बस समझा नहीं, मैं मानते हैं। डेबिट क्रेडिट कहाँ पे कह रहा है तू? सर ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में ये, अरे अगर लिखने का शौक ही है तो ये डेबिट साइड है हाँ सर। और ये क्रेडिट नहीं साइड है, सर। लेकिन इसमें ये लेजर की तरह काम नहीं करता है, इसलिए इसमें डेबिट क्रेडिट हाँ हमारे सर। लिखना अलाउड नहीं होता है इसके अंदर। और अगर लेजर ठीक होता है। तो डेबिट क्रेडिट लिखते हैं हम लोग, ये तो सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा? सर हाँ बोलो सर बेटा। ओके सर। हाँ सर ये जो आप बुक के लिए बता रहे थे कि मतलब बुक आप लास्ट वीक तक दोगे, तो सर मैं तो लेने नहीं आ पाऊंगा क्योंकि ये यूपी बोर्ड तो पूरा सील कर दिया फिर से। तो टेंशन ना ले, अगर तो ऐसा कुछ होगा तो मैं तुमको पीडीएफ फॉर्म में भेज दूंगा, चिंता मत कर। ओके ठीक सर। है ना, उसकी टेंशन ना ले, अगर नहीं आ सकता तो किसी ना किसी फॉर्म में तेरे पास पहुंच जाएगी, टेंशन ना ले। ओके सर। ओके बेटा, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर।